डियर एस्पायरेंट वन एकेडमी में आप सभी लोगों का स्वागत है। एज यू नो कि राजस्थान का मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर 2013 का हम लोग पेपर डिस्कस कर रहे हैं। पार्ट 2 है ये। पार्ट 1 में हमने टोटल 50 क्वेश्चन डिस्कस किया हुआ है। अगर आपने नहीं देखा है तो देख सकते हैं भैया, जरूरी नहीं है पहले देखना है, इसके बाद भी देख सकते हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। एक और रिक्वेस्ट है आप लोगों से, अगर वीडियो आपको पसंद आती है, नहीं पसंद आती है तो कोई बात नहीं, अगर वीडियो आपको पसंद आती है, लगता है कि जेन्युइन एफर्ट किया गया है, आपने इससे कुछ सीखा है, तो लाइक जरूर करके जाइएगा यार। उंगली में दर्द थोड़ा होगा लाइक करने से, करते रहिए, थोड़ा अप्रिसिएशन मिलता है। बाकी चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं ऐसे वीडियो के लिए। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, पीडीएफ के लिए यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। ये ग्रुप है आपके डिस्कशन के लिए, डाउट डिस्कशन के लिए, हमारा आपस में कम्युनिकेशन के लिए। बाकी सारे प्लेटफॉर्म हैं, यहाँ पे भी आप मुझसे जुड़ सकते हैं। चलिए अब शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, ड्यूरिंग द कंबशन प्रोसेस इन द कंप्रेशन इग्निशन इंजन इंक्रीजिंग विच ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर विड इंक्रीज द डिले पीरियड। इनमें से कौन सा पैरामीटर बढ़ाने के बाद डिले पीरियड बढ़ जाएगा। कंप्रेशन इग्निशन में आप सभी लोगों को पता होगा डिले पीरियड बेसिकली होता क्या है कि जब हम फ्यूल इंजेक्ट करते हैं, जैसे ही हमने फ्यूल को इंजेक्ट किया, इंजेक्ट होने के बाद से लेके कंबशन स्टार्ट होने के बीच का जो टाइम होता है उसे हम कहते हैं डिले पीरियड। ठीक है, अब कह रहा है कि इनमें से कौन सा ऐसा पैरामीटर है जिसको आप बढ़ाओगे तो उसके साथ साथ डिले पीरियड भी बढ़ेगा। पहले आप ये जान लो कि डिले पीरियड बढ़ेगा क्यों। सपोज कर लीजिए आपका फ्यूल है प्रॉपरली कंप्रेस्ड नहीं है, मॉलिक्यूल दूर दूर है, तो डिले ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि बर्निंग स्टार्ट तो तब अच्छे से होगी, या यूनिफॉर्म बर्निंग तो तब होगी ना जब अच्छे से आपने कंप्रेस किया है। ज़्यादा कंप्रेशन होगा उससे प्रेशर भी ज़्यादा होगा, अगर प्रेशर ज़्यादा होगा तो टेम्परेचर भी ज़्यादा होगा, तो जल्दी इग्नाइट होने के चांसेस रहेंगे, क्योंकि कंप्रेशन के जो हीट होती है उसी से वो इग्नाइट होता है। तो पहली चीज़ तो आपको समझ में आ गई कि कंप्रेशन रेशियो जो है उसको अगर आप बढ़ाओगे तो डिले पीरियड घटेगा, बढ़ेगा नहीं। यहाँ पे पूछ रहा है कि बढ़ाने के बाद बढ़ेगा। दूसरा है इनटेक टेम्परेचर, अगेन सेम लॉजिक है। अगर इनटेक टेम्परेचर बढ़ाओगे, फ्यूल का टेम्परेचर ज़्यादा, मतलब जो गैस कंप्रेस किए हो आप उसका टेम्परेचर ज़्यादा रहेगा, और जितना टेम्परेचर चाहिए उसको इग्नाइट होने के लिए हमारे डीजल को, अगर उतना टेम्परेचर मिल जाएगा, क्योंकि ज़्यादा है तो प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, जल्दी इग्नाइट होगा, तो यहाँ पे भी डिले पीरियड क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो इनके टेम्परेचर बढ़ाओगे डिले पीरियड विल डिक्रीज। थर्ड है इनटेक प्रेशर, प्रेशर का ऑलरेडी मैंने बढ़ा दिया, प्रेशर बढ़ाओगे टेम्परेचर बढ़ेगा, अगेन चांसेज होगा कि जल्दी इग्नाइट हो जाएगा, कम टाइम लेगा इग्नाइट होने में ना, तो अगेन इसको भी बढ़ाओगे तो आपका जो इग्निशन डिले है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। इंजेक्शन एडवांस एंगल, अगर आप इंजेक्शन को एडवांस कर देते हो, मतलब क्या करने का मतलब ये है कि पहले से आप इंजेक्शन कर देते हो, इंजेक्शन पहले से करोगे, प्रेशर डिक्रीज होगा, अगेन टेम्परेचर डिक्रीज होगा, तो डिले पीरियड क्या हो जाएगा, इंजेक्शन एंगल आपने बढ़ाया है, प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा, प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा, टेम्परेचर डिक्रीज हो जाएगा, टेम्परेचर प्रेशर अगर डिक्रीज होगा तो ऑब्वियसली डिले पीरियड इंक्रीज होगा। तो ध्यान रखिए कि अगर इंजेक्शन एडवांस कर दिया आपने, जिसके वजह से प्रेशर क्या हो जाएगा आपका, थोड़ा कम हो जाएगा, टेम्परेचर भी कम हो जाएगा, तो आपका इग्निशन डिले बढ़ जाएगा। एडवांस करने का मतलब इंजेक्शन इंक्रीज कर रहे हो ना, टाइम जो है इंजेक्शन का पहले जहां से शुरू कर रहे थे उससे पहले से आपने स्टार्ट कर दिया, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपका, 4 हो जाएगा। इसके अलावा भी कई सारे पैरामीटर होते हैं जो इफेक्ट करते हैं, जैसे इंजन की स्पीड आपने बढ़ा दिया, स्पीड आपने बढ़ा दिया तो जो डिले पीरियड है वो बढ़ेगा कि घटेगा, डिले पीरियड घट जाएगा। ठीक है, और आउटपुट अगर आपने बढ़ा दिया, आउटपुट जो आपके इंजन का है अगर ये बढ़ा दिया तो भी डिले पीरियड घट जाएगा, अगेन एयर फ्यूल रेशियो डिक्रीज करेगा। अल्टीमेटली आपको ये ध्यान रखना है कि किसको बढ़ाने घटाने से हमारे प्रेशर टेम्परेचर पे क्या इफेक्ट होगा। अगर प्रेशर टेम्परेचर बढ़ता है तो डेफिनेटली इग्निशन डिले जो होगा वो डिक्रीज होगा, और टेम्परेचर प्रेशर घटता है तो इग्निशन डिले क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। वेरी सिंपल इज दैट, समझ में आ गया होगा। हिंदी वाले स्टूडेंट हिंदी देख लेना आपका जो है, बाकी ऑप्शन 4 करेक्ट है यहाँ पे। अब इग्निशन डिले से प्रॉब्लम क्या होता है, ज्यादा इग्निशन डिले होगा तो क्या होगा, ज्यादा इग्निशन डिले होने से फ्यूल कलेक्शन बढ़ जाएगा। इससे पहले मैंने आपको बताया था जितना ज्यादा इग्निशन डिले उतना ज्यादा फ्यूल कनेक्शन हो जाएगा, उतना ही अनकंट्रोल्ड बर्निंग होगी, और उतना ही हमारे सिस्टम में नॉकिंग या वाइब्रेशन होगा। तो इग्निशन डिले बढ़ेगा
कई बार पूछता है, तो आपके सिस्टम की मतलब आपके इंजन की नॉकिंग भी बढ़ेगी या फिर उसे डेटोनेशन कहते हैं वो भी बढ़ेगा, ये भी ध्यान रखना। तो ये सारे पैरामीटर आपके नॉकिंग से भी रिलेटेड हो गए कि क्या करने के बाद नॉकिंग घटेगी। तो जिससे इग्निशन डिले घटेगा उससे नॉकिंग भी घटेगी, जिससे इग्निशन डिले बढ़ेगा उससे नॉकिंग भी बढ़ेगी। तो आपको रिलेट कर लेना एक बार ध्यान से समझ के। नेक्स्ट क्वेश्चन 52 है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शन डीजल नॉक कैन नॉट बी प्रिवेंटेड। डीजल नॉक को प्रिवेंट नहीं किया जा सकता है या कम नहीं किया जा सकता है। तो क्या कह रहे हैं, बाय कीपिंग द कंप्रेशन रेशियो हाई, अगेन प्रेशर टेम्परेचर बढ़ेगा, डिले पीरियड कम होगा, मैंने पहले ही सारा फंडामेंटल बता दिया। इनटेक टेम्परेचर बढ़ाओगे, अगेन सेम फंडामेंटल उन्होंने डिस्कस कर लिया। बाय डिक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ द कंबशन चेंबर, जैसे ही टेम्परेचर डिक्रीज करोगे मे बी आप फ्यूल इंजेक्ट करो और जितना टेम्परेचर पहुंचना चाहिए था सेल्फ इग्निशन के लिए वो पहुंचा नहीं, इग्निशन पीरियड डिले होगा। ठीक है, इग्निशन पीरियड डिले पीरियड बढ़ जाएगा, डिले पीरियड बढ़ जाएगा तो नॉकिंग के चांसेस क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। मतलब ये करके आप प्रिवेंट नहीं कर सकते हो, डेफिनेटली प्रेशर इंक्रीज करके टेम्परेचर बढ़ा के आप प्रिवेंट कर सकते हो। तो ऑप्शन क्या है यहाँ पे आपका 3 है। क्वेश्चन नंबर 53, इन केस ऑफ पेट्रोल इंजन एट स्टार्टिंग, कोई भी इंजन हो, पेट्रोल हो, डीजल हो, वट एवर दैट इज नॉट अ मैटर, स्टार्टिंग केस में आपको ज्यादा एनर्जी चाहिए किसी भी इंजन को स्टार्ट करने के लिए। रीजन क्या है, रीजन इज वेरी सिंपल, क्योंकि जो आपका इंजन है ये कूल्ड होगा, पता नहीं कितना टेम्परेचर है, सराउंडिंग टेम्परेचर के आसपास होगा। ठीक है, इसलिए आपने देखा होगा ठंड के टाइम में या बारिश में गाड़ी भीग गई तो हो सकता है स्टार्ट करने में प्रॉब्लम हो रही हो। क्यों प्रॉब्लम होता है भाई, क्योंकि जितना फ्यूल चाहिए होता है इसको स्टार्ट करने के लिए, मान लीजिए उतना फ्यूल यहाँ पे बर्न हुआ, गाड़ी आपकी ठंडी, उसमें से कुछ एनर्जी इसने अब्जॉर्ब कर लिया, अब इतनी एनर्जी बची ही नहीं कि आपकी गाड़ी स्टार्ट हो। तो कई बार स्टार्ट होके भी बंद हो जाती है, फिर थोड़ी थोड़ी गर्म हो जाती है। जब ये कंफर्टेबल टेम्परेचर अचीव कर लेता है उसके बाद यहाँ की जो एनर्जी होती है उसको एब्जॉर्ब नहीं करता है तो आपकी गाड़ी स्टार्ट हो जाती है। दैट्स मीन कि ज्यादा एनर्जी चाहिए, ज्यादा पावर चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, रिच मिक्सचर सप्लाई करना पड़ेगा। इसे हम आइडल केस भी कहते हैं कि अगर आपकी गाड़ी खड़ी है, स्टार्ट कर रहे हो तो उस समय आपको चाहिए होता है रिच मिक्सचर। लीन मिक्सचर कब चाहिए होता है, जब आपकी गाड़ी डीएसेलरेट कर रही हो, किसी हेली एरिया से नीचे आ रही हो, यहीं पे अपोजिट ऊपर जा रही हो तो आपको रिच मिक्सचर चाहिए। आप अपनी गाड़ी की स्पीड बढ़ा रहे हो, एसेलरेट कर रहे हो तो रिच मिक्सचर चाहिए। ये सारे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, ये सारे क्वेश्चन भी आपको ध्यान रखना है। तो ऑप्शन है इन केस ऑफ द पेट्रोल इंजन एट स्टार्टिंग, क्या चाहिए आपको, रिच मिक्सचर चाहिए। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा आपका, सेकंड सही हो जाएगा। ध्यान क्वेश्चन नंबर 54 है, विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन इज नॉट द रीजन ऑफ प्री इग्निशन इन स्पार्क इग्निशन इंजन। तो पहले तो आप यही जान लो कि प्री इग्निशन क्या है। मतलब आपका जो कंप्रेशन स्ट्रोक है ना, जहां पे इंड होने वाला था वहां पे इग्निशन होना चाहिए था, पर ये पिस्टन यहाँ पे होना चाहिए था इग्निशन, पर यहाँ पे ये पहुंचा नहीं, यहीं पे इग्निशन हो गया और यहीं से ये नीचे चला गया। तो पहली बात कि प्री इग्निशन होता है तो पावर प्रोडक्शन बढ़ता है कि घटता है, घटता है। एफिशिएंसी घटेगी कि बढ़ेगी, घटेगी। वेरी सिंपल, ये सारी चीजें आपको पता है। अब प्री इग्निशन होने के रीजन क्या हो सकते हैं भाई, स्पार्क तो यहाँ पे जनरेट होने वाला था, स्पार्क जनरेट होने से पहले ही हो गया, तो हो सकता है कि जो आपका फ्यूल एयर फ्यूल मिक्सचर है उसमें पहले से ही इतना टेम्परेचर अचीव कर लिया हो, या उसमें पहले ही किसी ने तिल्ली लगा दिया हो, आग लगा दिया हो। अब आग कौन लगाएगा, देख लो, जो आपका एग्जॉस्ट वाल्व है अगर वो बहुत गर्म है, जैसे ही एग्जॉस्ट वाल्व के कांटेक्ट में आया ये आग का काम किया, मतलब घी में आग का काम किया, जलना स्टार्ट हो गया और यहीं से स्पार्क होने से पहले ही पिस्टन नीचे जाने लगा। कार्बन डिपोजिशन इन कार्बन कंबशन चेंबर, अब क्या होता है समटाइम, जिसे हम रेड हॉट कार्बन कहते हैं, कार्बन के कुछ पार्टिकल बर्न आउट नहीं होते हैं और वो चिपक जाते हैं हमारे इस वॉल से। अब इस वॉल से चिपके रहेंगे, जैसे ही हमारा कंप्रेस्ड एयर फ्यूल मिक्सचर इसके कांटेक्ट में आएगा वहां पे स्पार्क जनरेट हो जाएगा और बर्निंग स्टार्ट हो जाएगी। जैसे ही बर्निंग स्टार्ट होगी प्रेशर टेम्परेचर बढ़ जाएगा और पिस्टन आपका डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट कर देगा फ्रॉम बीडीसी टू टीडीसी। तो ये भी रीजन है। स्पार्क प्लग इज टू हॉट, ये भी रीजन हो सकता है। मान लीजिए स्पार्क पहले से ही बहुत गर्म है, स्पार्किंग हुई नहीं, उससे पहले ही उसके टच में आने की वजह से क्या हो गया, स्पार्किंग हो गई। तो ऑप्शन जो 4 है लो कंप्रेशन रेशियो। अब लो कंप्रेशन रेशियो रखोगे, प्रेशर कम होगा तो टेम्परेचर भी कम होगा, तो ये रीजन हो सकता है कि भैया इसके वजह से प्री इग्निशन नहीं होगा। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका,
आपका लो कंप्रेशन रेशियो। अब आप कहोगे कि कंप्रेशन रेशियो कम रख लो, अच्छी बात है, प्रीइग्निशन होने से तो पावर डिक्रीज होता है, तो भैया एफिशिएंसी भी तो डिक्रीज होगी। अगर कंप्रेशन रेशियो घटेगा, कंप्रेशन रेशियो कम रखोगे तो एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी भाई ना। फॉर्मूला तो पता होगा यार। तो कंप्रेशन रेशियो भी बढ़ाना है हमको, प्रीइग्निशन भी नहीं करवाना है, नॉकिंग फैक्टर भी देखना है, तो बहुत सारी चीजें होती, बहुत सारे पैरामीटर होते हैं जिसको हम ऑप्टिमाइज करने की कोशिश करते हैं। तो ऑप्शन 4 इज करेक्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 55 है, फॉर सेम कंप्रेशन रेशियो, सेम कंप्रेशन रेशियो पे जो ऑटो साइकिल होती है वो ज्यादा एफिशिएंट होती है एज कंपेरिजन टू डीजल साइकिल, तो ऑप्शन हो जाएगा आपका 2। अगर सेम के जगह पे मैक्सिमम कंप्रेशन रेशियो कह देगा तो कौन सा, डीजल साइकिल ज्यादा एफिशिएंट हो जाएगी। अगर डीजल, डुअल और ऑटो तीनों हैं और कंपैरिजन पूछा है तो सेम पे सबसे पहले कौन सा आएगा, सबसे पहले आएगा ऑटो, ऑटो के बाद आएगा डुअल, डुअल के बाद आएगा डीजल। अगर मैक्सिमम करेगा तो सबसे पहले आएगा डीजल, डीजल के बाद आएगा डुअल, डुअल के बाद आएगा ऑटो, मतलब डुअल वाला हमेशा क्या रहता है, बीच में रहता है। ज्यादा डिटेल में आईसी इंजन के साइकिल पे पढ़ना है तो मैंने एक और वीडियो बनाया है 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज वाली वीडियो, उसमें मैंने डिटेल में बताया हुआ है सारी चीजें, आईसी इंजन के साइकिल से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं और डिटेल में एक्सप्लेनेशन है, वो वीडियो आप देख सकते हो, मैं लास्ट में लिंक भी कर दूंगा। क्वेश्चन नंबर 56 है, द कंपोनेंट ऑफ सेकेंडरी इग्निशन सर्किट ऑफ द बैटरी इग्निशन सिस्टम। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, यहाँ पे डायग्राम देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। ये आपकी पूरा ये प्राइमरी वाली सर्किट है, आपको नजर आ रही है, लिखा हुआ भी है, सॉरी ये लाइन थोड़ी सी बाहर निकल गई, दूसरी सेकेंडरी बाउंड्री में पहुंच गई, और ये आपकी सेकेंडरी सर्किट है ना, ये सारी आपकी सेकेंडरी सर्किट नजर आ रही है। तो देख लो कौन कौन से कंपोनेंट हैं, बैटरी लगा हुआ होता है, एमीटर लगा हुआ होता है, इग्निशन स्विच लगा हुआ होता है, प्राइमरी बाइंडिंग होती है, यहाँ पे कॉन्टैक्ट ब्रेकर होता है, ये सारे आपके प्राइमरी सर्किट में आते हैं। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपका 4। यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे पूछा है आपसे सेकेंडरी सर्किट ना, तो सेकेंडरी सर्किट में क्या लगा हुआ है, आपकी सेकेंडरी सर्किट होती है, डिस्ट्रीब्यूटर होता है, स्पार्क प्लग होता है, ये सब कहाँ पे हैं, सेकेंडरी सर्किट में लगे हुए हैं। देखिए डिस्ट्रीब्यूटर, स्पार्क प्लग लगा हुआ है, ये बाइंडिंग है आपकी सेकेंडरी सर्किट की। प्राइमरी सर्किट भी याद रखिए, वो भी कभी कभी पूछता है। क्वेश्चन नंबर आपका 57 है, अगेन सिमिलर नेबर का क्वेश्चन है, सेम आपको यहाँ पे डायग्राम भी दिख रहा होगा। द कंपोनेंट ऑफ द प्राइमरी इग्निशन सर्किट ऑफ द बैटरी इग्निशन सिस्टम, यहाँ पे प्राइमरी पूछ लिया है। तो प्राइमरी में क्या क्या है आप देख ही रहे हो, बैटरी है आपका, स्विच है, प्राइमरी बाइंडिंग है, और आपका क्या है, कॉन्टैक्ट ब्रेकर है, ठीक है। तो ये सारे प्राइमरी में आते हैं। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा यहाँ पे आपका 3। अब आप कहोगे कि एक कंडेंसर कहाँ से एडिशनली आ गया, बेसिकली कंडेंसर लगा होता है प्राइमरी सर्किट में टू एब्जॉर्ब द एक्स्ट्रा पावर। मान लीजिए कहीं पे एक्स्ट्रा वोल्टेज प्रोड्यूस हो गया तो उसको वो एब्जॉर्ब कर लेता है, कहीं ऐसा ना हो कि मतलब जो एक्स्ट्रा आर्क है वो आपके जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको कोलैप्स करे, ठीक है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम क्रिएट होगी। तो इसलिए कंडेंसर हम वहां पे यूज करते हैं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा 3। कहां पे यूज करते हैं, प्राइमरी सर्किट में। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन नंबर 58 है, कंसीडर द स्टेटमेंट। इसमें आपको स्टेटमेंट में बताना है, क्या बताना है भाई, हीट डिसिपेशन पाथ ऑफ द हार्ड स्पार्क प्लग इज लॉन्गर एज कंपेरिजन टू द सॉफ्ट स्पार्क प्लग। अब ये हार्ड और सॉफ्ट स्पार्क प्लग क्या है, बेसिकली होता क्या है कि जो आपका सॉफ्ट स्पार्क प्लग है ना, सॉफ्ट स्पार्क प्लग को हम कहते हैं हॉट रनिंग, ठीक है, हॉट रनिंग। जहां पे हॉट रनिंग होगा वहां पे यूज होगा सॉफ्ट स्पार्क प्लग। ऑब्वियसली टेम्परेचर ज्यादा होंगे, ठीक है, वहां पे सॉफ्ट स्पार्क प्लग, और जहां पे आप कह सकते हो कोल्ड रनिंग होता है वहां पे हम हार्ड स्पार्क प्लग, जो स्पार्क प्लग यूज होता है उसको हम हार्ड कहते हैं। हालांकि जो स्पार्क प्लग दोनों में यूज होता है उनमें कोई डिफरेंस नहीं होता है, बाकी मटेरियल सेम होता है, बस इंटीरियर का जो मटेरियल होता है उसमें डिफरेंस होता है। अब जो ये आपका हार्ड स्पार्क प्लग है ना, इसकी जो टिप होती है वो थोड़ी छोटी होती है सॉफ्ट के कंपैरिजन में, ठीक है। तो ये आप कह सकते हो कि जो पाथ ट्रेवल होता है, हीट डिसिपेशन पाथ हार्ड स्पार्क प्लग इज लॉन्गर, ठीक है। सेकेंड वाला ऑप्शन भी सही है आपका कि जो हार्ड स्पार्क प्लग होता है दैट इज यूज्ड इन द कोल्ड ऑपरेटिंग कंडीशंस, मतलब लो स्पीड इंजन जहां पे प्रेशर और टेम्परेचर कम जा रहे हैं। सॉफ्ट वाला कहां पे होगा, सॉफ्ट वाला हाई स्पीड व्हीकल में होता है जहां पे प्रेशर टेम्परेचर ज्यादा जाता है। इसको कुछ ऐसे याद कर लो आप कि अगर सॉफ्ट कह रहे हैं मतलब जो मटेरियल यूज हुआ होगा ज्यादा प्रेशर टेम्परेचर की वजह से वो सॉफ्ट हुआ होगा। कोल्ड कह रहे हैं मतलब कोल्ड ऑपरेटिंग कंडीशन है, मतलब प्रेशर टेम्परेचर कम होगा तो जो मटेरियल वहां पे यूज होगा वो हार्ड होगा, ठीक है। वेरी सिंपल, इस तरीके से आप अपने दिमाग में इस चीजों को सेट कर लीजिए। तो ऑप्शन कौन सा है यहाँ पे आपका 4 है।
क्वेश्चन नंबर 59 है द प्राइमरी वाइंडिंग ऑफ इग्निशन कॉइल कंसिस्ट, अगेन सेम चीज आपसे पूछा गया है प्राइमरी वाइंडिंग के बारे में। प्राइमरी वाइंडिंग में क्या होता है, जो आपका सोर्स है ना बैटरी, वो कनेक्टेड होती है आपके प्राइमरी वाइंडिंग से। यहाँ पे डायग्राम मैंने नहीं डाला है, खैर कोई बात नहीं। और उसको क्या करना है, एनर्जी को एक्सट्रैक्ट करना है और सेकेंडरी वाइंडिंग तक पहुंचाना है। तो इसलिए क्या करते हैं हम, थोड़ा सा कुछ टर्म के लिए हैवी वायर यूज कर लेते हैं। अब हैवी वायर क्यों यूज करते हैं, क्योंकि वो ज्यादा करंट कैरी कर सकता है विदाउट हीटिंग, ठीक है, ज्यादा हीट ना होके कम हीटिंग पे भी ज्यादा करंट कैरी कर सकता है, ज्यादा एनर्जी कैरी कर सकता है, इसलिए हम उसको वहां पे यूज करते हैं। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका फ्यू टर्न ऑफ थिक वायर, किसमें, प्राइमरी वाइंडिंग में, ठीक है, सेकेंडरी में नहीं, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 60 है हाउ मेनी पावर स्ट्रोक पर सेकेंड शैल बी टेकन प्लेस इन द 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन रोटेटिंग एट स्पीड 3000 आरपीएम। तो यहाँ पे रिवोल्यूशन पर मिनट दे रखा है आपको 3000, मुझे लग रहा है आप लोगों को दिख रहा होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, थोड़ा बड़ा बड़ा लिख लेता हूं। अब ये आरपीएम किस में दे रखा है आपको, ये मिनट में है ना, रिवोल्यूशन पर मिनट है, आपसे यहाँ पे सेकंड में पूछा है, तो हम भी इसको क्या कर लेते हैं, सेकंड में कन्वर्ट कर लेते हैं। अब हमको पता चल गया ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आ जाएगा 50, ये जो 50 आया है इसे हम कह देते हैं आरपीएस, रिवोल्यूशन पर सेकेंड आया है। आप सभी को पता है कि 4 स्ट्रोक इंजन में 2 रिवोल्यूशन में, किसमें, 2 रिवोल्यूशन में 1 पावर स्ट्रोक होता है। तो भैया इसको 2 से डिवाइड कर दो, तो 2 से डिवाइड कर देंगे तो कितने पावर स्ट्रोक हो जाएंगे आपके, 25। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका 2, वेरी सिंपल। क्वेश्चन नंबर 61 द बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ द गुड कंबशन चेंबर इज, किसी भी कंबशन चेंबर का बेसिक रिक्वायरमेंट क्या होना चाहिए। तो कुछ रिक्वायरमेंट आपको बता देता हूं, देखो, टर्बुलेंस ज्यादा होना चाहिए, अगर वो टर्बुलेंस क्रिएट करेगा तो मिक्सिंग प्रॉपरली होगी, बर्निंग होने के बाद भी टर्बुलेंस रहेगा तो प्रॉपर तरीके से बर्निंग हो पाएगी, यूनिफॉर्म बर्निंग हो पाएगी। तो पहली चीज कि टर्बुलेंस ज्यादा क्रिएट करे, हाई कंप्रेशन रेशियो क्रिएट है उसमें, हाई वॉल्यूमेट्रिक जो एफिशिएंसी है उसकी वो हो, ये सारे प्रॉपर्टी उसकी होनी चाहिए। तो इन सब प्रॉपर्टी के हिसाब से आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, हाई पावर आउटपुट एंड हाई थर्मल एफिशिएंसी। बाकी सब लो रख रखा है, लो नहीं होना चाहिए, हाई होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 62 है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज मोस्ट अप्रोप्रिएट इन रेफरेंस ऑफ द सरफेस वॉल्यूम रेशियो ऑफ द एसआई इंजन कंबशन चेंबर, इनमें से कौन सा ज्यादा अप्रोप्रिएट है। पहले आप ये देख लो कि जो सरफेस अगर ऊपर लिखते हैं नीचे वॉल्यूम लिखते हैं, ये जो सरफेस वॉल्यूम रेशियो है इसमें क्या हमारे हक में होगा। तो पहले ये समझो आप, सरफेस ज्यादा होगा तो क्या नुकसान होगा, सरफेस ज्यादा है, कूलिंग सरफेस आपको ज्यादा मिलेगा, कूलिंग सरफेस ज्यादा मिलेगा, हीट लॉस ज्यादा होगा, हीट लॉस ज्यादा होगा, हमारे इंजन की एफिशिएंसी डिक्रीज होगी। तो जो सरफेस है वो कम होना चाहिए कि ज्यादा होना चाहिए, कम होना चाहिए, वेरी सिंपल इज दैट। यहां पे वॉल्यूम ज्यादा होना चाहिए कि कम होना चाहिए, वैल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी आपका ज्यादा हो पाए कम सरफेस में तो बहुत अच्छी बात है, ज्यादा फ्यूल आप सक कर पाओगे, कंबशन ज्यादा फ्यूल का होगा, ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होगी, ज्यादा पावर मिलेगा, तो वॉल्यूम ज्यादा होना चाहिए, वेरी सिंपल। बट अगर ये कम हो गया, मान लीजिए सरफेस कम हो गया, तो आपको एग्जॉस्ट भी तो करना होता है, जहां पे कंबशन हुआ वहां से गैसेस को बाहर भी तो निकालना होता है। तो ऐसा नहीं कि यही जो पैरामीटर है आप पूरे कंबशन चेंबर में फॉलो करते हो, हम क्या करते हैं, इट शुड बी लार्ज एट द एंड ऑफ द गैस रीजन एंड स्मॉल एट द रेस्ट ऑफ द रीजन। बाकी रीजन में हम थोड़ा सा उसको शॉर्ट रखते हैं और रेशियो को, और जो एंड रीजन है उसमें थोड़ा सा ज्यादा रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द सीआई इंजन कंबशन चेंबर। सीआई इंजन के बारे में कंसीडर करना है, क्या है ऑप्शन, क्या है यहाँ पे आप एक बार रीड कर लीजिए। ओनली पार्शियल कंबशन ऑफ द फ्यूल टेक प्लेस इन द प्री इग्निशन चेंबर। प्री इग्निशन चेंबर बिल्कुल सही बात है, प्री इग्निशन चैम्बर में बेसिकली पार्शियल कंबशन होता है, उसके बाद वो मेन कंबशन चैम्बर में चला जाता है जहां पे यूनिफॉर्मिटी मेंटेन हो जाती है इसके वजह से। तो पहला ऑप्शन आपका सही है। सेकेंड ऑप्शन है जो स्वर्ण कंबशन चैम्बर होता है उसमें बेसिकली जो स्वर्ण जनरेट होता है, मतलब जो घुमाव जनरेट होता है, दैट इज ड्यू टू द डायरेक्टिंग द फ्यूल एयर ड्यूरिंग इट्स एंट्री। तो ऐसा नहीं है क्योंकि वो
पाइप टेंजेंशियल लगाई गई रहती है। यहाँ पे आप देख पाओगे कुछ इस तरीके से, ये एंट्री अगर सीधा होती तो ऐसे आता, क्या ये एंट्री ऐसे किया गया है तो ऑटोमेटिकली ये क्या करने लगता है, घूम घूम के आने लगता है। ये सीधा एंट्री दे रहे हैं तो हम ऐसे ऐसे बन रहा है, ठीक है। तो स्वेरलिंग कब होगी, जब थोड़ा सा टेंजेंशियली इनपुट हम करके भेजेंगे, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन आपका गलत है, ये वाला ऑप्शन आपका गलत है। थर्ड है इंस्टॉल कंबशन चेंबर, द स्वर्ल इज प्रोपोर्शनल टू द इंजन स्पीड। बिल्कुल, जितना ज्यादा स्पीड रहेगी उतना ज्यादा उसकी स्वर्लिंग होगी, क्योंकि एक बार रोटेशन स्टार्ट हो गया उस स्पीड से तो वो घूमता रहेगा। तो ऑप्शन है यहाँ पे आपका 3, 1 एंड 3 इज द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे आपसे पूछा भी वही गया है। और ये आपका प्री इग्निशन चेंबर है, जहां पे पार्शियली बर्निंग होती है, फिर वो मेन चेंबर में आ जाता है जहां पे कंप्लीट बर्निंग स्टार्ट होती है। क्वेश्चन नंबर 64 है, इन ओपन कंबशन चेंबर डीजल इंजन फ्यूल इंजेक्टेड इन द कैविटी प्रोवाइडेड एट द टॉप ऑफ द पिस्टन। हम क्या करते हैं, पिस्टन के टॉप में यहाँ पे थोड़ी सी कैविटी बना देते हैं, इसी कैविटी में इंजेक्ट किया जाता है और कंबशन स्टार्ट होता है। कई सारे टाइप के जो कंबशन चेंबर होते हैं आपके वो होते हैं, बट उतना डिटेल में नहीं जाते हैं। ध्यान रखना, बहुत ज़्यादा आईसी इंजन से क्वेश्चन पूछा जा रहा है और पूछा जाएगा भी, तो आपको आईसी इंजन ढंग से पढ़ लेना है। क्वेश्चन नंबर 65 है, मोस्ट सुटेबल कंबशन चेंबर टाइप ऑफ मल्टी फ्यूल कैपेबिलिटी इन। सबसे सुटेबल माना जाता है आपके प्री कंबशन चेंबर को, जहां पे पार्शियल बर्निंग होती है, फिर वो नीचे मेन में पूरी बर्निंग होती है। तो वहां पे हम ये मान के चलते हैं कि क्या होता है, टर्बुलेंस क्रिएट हो जाता है शुरू में ही बर्निंग की वजह से, जिसके वजह से मिक्सिंग प्रॉपर हो जाती है और बर्निंग भी यूनिफॉर्म होता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 66 है, द पैरामीटर टू कीप कांस्टेंट ड्यूरिंग द मॉस टेस्ट। ये सभी लोगों ने पढ़ा होगा, प्रैक्टिकल भी आप लोगों ने किया होगा, हर कॉलेज में होता है। स्पीड ऑफ द मॉस इंजन, जो टेस्ट करने के लिए रहते हैं ना, ऊपर आपने देखे होंगे बेल्ट पुली चढ़ा रहा होता है, ठीक है। अल्टीमेटली हम क्या करते हैं, लोड को एडजस्ट करते रहते हैं, स्पीड को रीस्टोर करते रहते हैं, और वो कैसे होता है, बाय मेंटेनिंग द फ्रिक्शन, ठीक है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका 2 हो जाएगा, क्योंकि इसको हम कांस्टेंट रख दें टेस्टिंग के लिए। फाइंड आउट क्या करते हैं, मॉस टेस्ट से भाई कई बार पूछता है, तो इंडिकेटेड पावर फाइंड आउट करते हैं, ये ध्यान रखना। इंडिकेटेड पावर माइनस फ्रिक्शन पावर इज इक्वल टू क्या हो जाता है, ब्रेक पावर। ये रिलेशन भी ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द वेरीज टू कीप द आर्म्स हॉरिजॉन्टल आफ्टर द इनिशियल एडजस्टमेंट व्हाइल मेजरमेंट ऑफ द ब्रेक पावर ऑफ इंजन बाय द प्रोनी ब्रेक डायनामोमीटर। ये भी टेस्ट आप लोगों ने किया होगा, आसान सा टेस्ट है। यहाँ पे आप देख पाओगे ये आर्म्स लगी होती है, यहाँ पे वेट होता है जिसको आप वेरी करते रहते हो, ये ब्रेक शू होता है, और ये आपकी फ्लाई व्हील होती है जिसको ब्रेक शू क्या करता है, पकड़ता है। टेस्टिंग के टाइम पे क्या फाइंड आउट करते हैं, इसको हम, इससे हम ब्रेक पावर फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, वेट हैंग्ड ऑन द आर्म्स, ठीक है। एक बार इसको एडजस्ट कर लिया आपने, यहाँ पे वेट को क्या करते रहते हो आप, वेरी करके टेस्ट परफॉर्म करते हो। क्वेश्चन नंबर 68 है, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग इंजन अ प्रोनी ब्रेक डायनामोमीटर इज जनरली यूज टू मेजर द ब्रेक पावर। इनमें से किसके लिए यूज किया जाता है। तो बहुत ही सिंपल टेस्ट है, जनरली लो स्पीड इंजन के लिए हम इसका यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 69 है, इफ, यहाँ पे वो सारी चीजें दिया गया है, और मुझे पता है कि ये फॉर्मूला बहुत ही सिंपल है, पॉपुलर फॉर्मूला है, आप सभी लोगों को पता होगा। कह रहे हैं इंडिकेटेड पावर ऑफ द 4 स्ट्रोक इंजन विल बी। इंडिकेटेड पावर की बात कर रहे हैं, क्या होता है, जो मीन इफेक्टिव प्रेशर होता है मल्टीप्लाई एल स्ट्रोक लेंथ मल्टीप्लाई एरिया क्रॉस सेक्शन एरिया मल्टीप्लाई एन नंबर ऑफ सिलेंडर मल्टीप्लाई के क्या है, कांस्टेंट है, अभी बताता हूं, डिवाइडेड बाय 60। कहीं कहीं पे मल्टीप्लाई 1000 दिया रहेगा, 1000 कर दोगे तो वो किलो जूल में आ जाएगा, ठीक है। नहीं करोगे तो कोई बात नहीं। 60 का डिवीजन हमने इसीलिए किया है क्योंकि ये आप एन जो होगा उसको आप आरपीएम में सब्स्टिट्यूट करोगे ना, और पावर को हम किलोवाट में मेजर करेंगे, इसलिए सारे पैरामीटर आप लोगों ने पहले से पढ़ा होगा। अब के क्या होता है, के इज 1/2 फॉर 4 स्ट्रोक, क्योंकि 2 रिवोल्यूशन में हमको क्या मिलता है, 1 पावर स्ट्रोक मिलता है, ठीक है। वहीं पे 2 स्ट्रोक की बात करें तो 2 स्ट्रोक के लिए 1 होता है, क्योंकि 2 स्ट्रोक में हमको एक ही रिवोल्यूशन में 1 पावर स्ट्रोक मिल जाता है। ये सारी चीजें आप लोगों को पहले से पता होंगी। तो यहाँ पे के की वैल्यू हम क्या रख देंगे, 4 स्ट्रोक है तो 1/2 रख देंगे, तो PLAN/2, ठीक है।
और चूंकि यहाँ पे किस में पूछा गया है, द इंडिकेटेड पावर ऑफ द 4 स्ट्रोक इंजन विल बी, और यहाँ पे आप ध्यान रखो यहाँ पे n जो है वो रिवोल्यूशन सेकंड में दिया गया है, इसलिए इस 60 को रखने की जरूरत नहीं है। थोड़ा सा आपका माइंड इन्होंने टेस्ट करने की कोशिश किया है, तो ये 60 हट जाएगा, बाकी k को हम क्या लिख देंगे, 2 लिख देंगे, k 1/2 लिख देंगे, तो ये वही वाला फॉर्मूला आ जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपका, 4 हो जाएगा। होप सो कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, इफ बोर डायमीटर, स्ट्रोक लेंथ, कंप्रेशन रेशियो, ये सब कुछ आपके लिए दिया गया है, तो आपसे पूछा क्या गया है, बताइए क्लियरेंस वॉल्यूम क्या होगा। तो सिंपल फॉर्मूला होता है CR, कंप्रेशन रेशियो इक्वल टू क्या हो जाता है, स्ट्रोक वॉल्यूम प्लस क्लियरेंस वॉल्यूम डिवाइडेड बाई क्लियरेंस वॉल्यूम। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 1 प्लस स्ट्रोक डिवाइडेड बाई VC क्लियरेंस वॉल्यूम। स्ट्रोक वॉल्यूम कितना हो जाएगा, ये मुझे पता है, सिंपल है, आप लोग कर लोगे, फिर भी किसी किसी को डाउट हो सकता है तो मैं कर देता हूं। ये हो जाता है आपका π/4 d² मल्टीप्लाई L, और प्लस क्लियरेंस वॉल्यूम को तो हमने हटा दिया है, ठीक है, तो नीचे क्लियरेंस वॉल्यूम लिख दो। क्लियरेंस वॉल्यूम तो आपको फाइंड आउट करना ही है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। इसकी वैल्यू 8 दिया है, इसको इधर कर देंगे 7 हो जाएगा, 7 को इधर डिवाइड कर देते हैं, तो VC इक्वल टू क्या हो जाएगा, π/4। D की वैल्यू दिया हुआ है ना आपको, D की वैल्यू कितना दिया हुआ है, 7 दिया हुआ है, तो इसको स्क्वायर कर लेते हैं। L की वैल्यू 8 दिया हुआ है, डिवाइडेड बाई 7 हो गया, क्योंकि 8 - 1 हो गया, ऐसे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये से ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 7 पाई, तो ये हो जाएगा 14 × पाई। ये कर लेना आप, जब इसको करोगे तो कुछ 43 या 44 के आसपास ये वैल्यू आएगी, तो अप्रोक्सीमेट आंसर जो होगा आपका वो 3 होगा। क्वेश्चन नंबर 71 है, फॉलोइंग डाटा ऑफ द 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन आर गिवन। ब्रेक पावर आपको दिया गया है 40, चलो भैया लिख लेते हैं, ध्यान रखना ये किलोवाट में दिया गया है, जिसको आप किलो जूल पर सेकेंड भी लिख सकते हो, ठीक है। दिया गया है फ्यूल कंजप्शन, ये मिनट में दिया गया है, इसको भी ध्यान रखना। कैलोरीफिक वैल्यू दिया गया है किलो जूल केजी में। हीट ऑफ कूलिंग दिया गया है किलो जूल पर मिनट में, ये घुमा घुमा के दिया इन्होंने। फिर पूछा है व्हाट विल बी द कंबाइंड हीट लॉस इन एग्जॉस्ट ऑफ द रेडिएशन ETC, मतलब टोटल लॉस कितना हो जाएगा ये आपको बताना है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, कैसे करेंगे भाई, देखो पहले तो आप ये देख लो कि जितना फ्यूल बर्न हो रहा है उससे एनर्जी कितना प्रोड्यूस हो रही है। कैसे फाइंड आउट करेंगे, फ्यूल कंजप्शन मल्टीप्लाई कैलोरीफिक वैल्यू ना, तो कितना हो जाएगा 4600 है ना, डिवाइडेड बाई 60 करेंगे, क्योंकि ये मिनट में दे रखा है, हमको सेकंड में फाइंड आउट करना है, क्योंकि बाकी चीजें सेकंड में दे रखी हैं। जब इसको आप फाइंड आउट करोगे तो ये 153.33333 हो जाएगा किलो जूल। किलो क्यों, क्योंकि ये वाली वैल्यू किलो में दे रखा है ना, ध्यान रखना किलो जूल में दे रखा है। चलिए कर लिया हमने, और केजी से केजी ये वाला कैंसिल आउट हो गया, काम खत्म, हमारे पास यूनिट आ गई किलो जूल। ये हमने फाइंड आउट कर लिया कि कितना एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है फ्यूल बर्न होने के बाद। अब इसमें से कुछ एनर्जी, चूंकि कूलिंग सिस्टम हमने लगा रखा है, इन्होंने बताया है कि कूलिंग सिस्टम से कितना एनर्जी बाहर निकल जा रही है, तो वो निकल रही है 160 जूल किलो जूल पर मिनट। तो इसमें 60 से डिवाइड कर दो। क्यों डिवाइड करना है भाई 60 से, क्योंकि ये पर मिनट है, ये पर सेकेंड है, तो इसको भी पर सेकेंड ले आएंगे, तो 60 से डिवाइड कर देंगे, इसकी वैल्यू कितना आ जाएगी 26.66 के आसपास आ जाएगी, दैट इज किलो जूल पर सेकेंड। ये एनर्जी निकल जा रही है। अब वहां पे पावर कितना बचेगा, ये एनर्जी निकलने के बाद, कूलिंग के बाद, उसे हम इंडिकेटेड पावर कहते हैं। तो वो पावर जो सिलेंडर में दिखता है भाई उसे क्या कहते हैं, इंडिकेटेड पावर कहते हैं। तो कितना हो जाएगा, इसमें से इसको माइनस कर देते हैं जो कूलिंग से निकल गया है, तो कितना बचेगा आपके पास 126.67 के आसपास किलो जूल पर सेकेंड। ध्यान रखना ये आपका आ गया इंडिकेटेड पावर। तो बस यहाँ पे आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है, क्योंकि आपने इंडिकेटेड पावर फाइंड आउट कर लिया है, कितना आपके सिलेंडर में पावर है और उसके बाद कितना आपके शाफ्ट पे जा रहा है। इसके बीच में जो भी एनर्जी बचती है वो सब नुकसान हो जाएगी, कुछ फ्रिक्शन में, कुछ एग्जॉस्ट में, कुछ कहीं जो भी रेडिएशन व्हाटएवर दैट जो भी बोला इन्होंने, सब में चली जाएगी। तो वो कितना जाएगी, दैट इज 126.67 माइनस, ये भी किलो जूल है ना, किलो जूल पर सेकेंड, ये भी किलो जूल पर सेकेंड है, तो कोई प्रॉब्लम वाली बात है नहीं, इसको माइनस कर दिया हमने। तो ये आपका आ जाएगा कुछ 86.6 किलो वाट, ठीक है, ये आ गया। अब आपके मन में सवाल आ गया, अरे तो किलोवाट में है और यहाँ पे तो मिनट में दे रखा है, तो कोई बात नहीं, इसमें 60 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, कहीं ना कहीं तो करना ही पड़ेगा। तो 60 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, अराउंड टू अराउंड ये जो आपकी वैल्यू आएगी वो आएगी 5199.6 के आसपास। तो आप कह सकते हो कि यहाँ पे जो ऑप्शन है आपका 1 सही है ना, 1 के आसपास आ रही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 72 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस टू द एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कई बार मैंने बताया है।
अगर आपने मेरे वो जो 17 आवर के मैराथन क्लास है और 5 आवर की जो आपको आईसी इंजन की क्लास करवाया हुआ है वो आपने देखा है, तो सारे क्वेश्चन ये इजीली आप सॉल्व कर पाओगे, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ऑप्शन 2 इज करेक्ट, ठीक है। अगर दिया गया है प्रेशर मैक्सिमम जब तक नहीं कहेगा तब तक ऑटो की एफिशिएंसी ज्यादा रहेगी। क्वेश्चन नंबर 73 है, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन इंक्रीजिंग ऑफ द फॉलोइंग एफिशिएंसी। मतलब पहले सबसे कम वाली रखनी है, फिर उससे ज्यादा वाली, फिर उससे ज्यादा वाली। स्टार्ट कहां से करते हैं हम? वैल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी से, फिर थर्मल एफिशिएंसी फाइंड आउट करते हैं, या फिर आप पहले एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी एक्चुअल वाली आइडियल वाली फाइंड आउट कर लो, फिर थर्मल एफिशिएंसी फाइंड आउट करते हैं, फिर ब्रेक थर्मल एफिशिएंसी फाइंड आउट करते हैं। तो यहां पे सबसे कम किसकी होगी? ब्रेक थर्मल, ठीक है। लॉसेस ज्यादा, लॉसेस करते करते नीचे आ रहे हैं हम लोग, ठीक है। फिर उसके बाद इंडिकेटेड सबसे ज्यादा कौन सी? एयर स्टैंडर्ड। तो क्या हो जाएगा आपका 1, 3 एंड 2। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपका? सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 74, पावर डेवलप इनसाइड द इंजन सिलेंडर इज कॉल्ड इंडिकेटेड पावर। बहुत सिंपल, इससे पहले भी मैंने आपको बताया है। क्वेश्चन नंबर 75 है, यूनिट ऑफ द ब्रेक स्पेसिफिक फ्यूल कंजप्शन। पहले आप जान लो स्पेसिफिक फ्यूल कंजप्शन क्या होता है। दैट इज द फ्यूल कंजप्शन पर यूनिट टाइम। फ्यूल कंजप्शन पर यूनिट टाइम डिवाइडेड बाय पावर होता है, ठीक है। अब ये जो पावर वाली यूनिट है, अगर इसको ब्रेक पावर कर दिया आपने तो हो जाएगा ब्रेक स्पेसिफिक फ्यूल कंजप्शन, इसी को इंडिकेटेड पावर कर दिया तो इंडिकेटेड स्पेसिफिक फ्यूल कंजप्शन हो जाएगा। तो ये सारी वही चीजें होती हैं, बाकी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। यूनिट रखोगे भाई, यूनिट क्या है? फ्यूल कंजप्शन केजी पर सेकेंड हो जाएगा, नीचे पावर है किलोवाट हो जाएगा, वेरी सिंपल। तो ये सेकेंड नीचे चला आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। किलोवाट है ही ऑलरेडी, तो क्या हो जाएगा? किलोवाट पर सेकेंड हो जाएगा। तो कोई बात नहीं, केजी किलोवाट आवर दिया है तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपका? ये सही हो जाएगा। सेकेंड को, टाइम को आवर में लिखो, मिनट में लिखो, सेकेंड में लिखो, क्या ही प्रॉब्लम होने वाला है। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा। इसकी यूनिट लिख लोगे ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी। इसकी फ्यूल कंजप्शन ये सेकेंड, सेकेंड को इन्होंने आवर लिख रखा है, आप भी लिख दो आवर। पावर को क्या लिख सकते हो? किलोवाट। ये नीचे चला जाएगा तो वही वाली यूनिट आ जाएगी ना यार, ये वाली। चलिए 76, 120 सीसी 4 सिलेंडर इंजन हैज 120 सीसी 4 सिलेंडर इंजन हैज स्वेप्ट वॉल्यूम ऑफ ईच सिलेंडर, टोटल वॉल्यूम, स्वेप्ट वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम, ठीक है। तो पहले तो ये जान लो आप कि जो सीसी मेंशन होता है, जैसे आप बाइक खरीदने जाते हो वहां पे भी सीसी मेंशन होता है, वो होता है आपका स्वेप्ट वॉल्यूम, ठीक है। वही होता है एक्चुअल पावर। उसमें भी कुछ लॉसेस आते हैं क्योंकि जितना आप स्वेप करते हो उतना फ्यूल अंदर आता नहीं, तो वहां पे वैल्यूमेट्रिक लॉसेस आ ही जाते हैं, ठीक है। इसीलिए वैल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी निकाल लेते हैं। तो ये कौन सा है? ये स्वेप्ट वॉल्यूम है। तो बाकी टोटल वॉल्यूम को तो हम भाड़ में कर देते हैं। अब ये स्वेप्ट वॉल्यूम कितना है भाई? 4 सिलेंडर का है ना, तो एक सिलेंडर का आपसे पूछा है तो ये क्या हो जाएगा? डिवाइडेड बाई 4 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा? 300 सीसी पर सिलेंडर। तो क्या हो जाएगा? टोटल स्वेप्ट वॉल्यूम ऑफ ईच सिलेंडर इज, टोटल स्वेप्ट वॉल्यूम ईच सिलेंडर इज 300। तो ऑप्शन 1 इज करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इंडिकेटेड मीन इफेक्टिव प्रेशर। पहले ही मैंने इसका फॉर्मूला आप लोगों को बताया था। वहां पे जो पीएम लिखा था, इंडिकेटेड पावर इज इक्वल टू पीएम, तो यही पीएम तो पूछा है ना आपसे, तो वेरी सिंपल, बाकी सारा रिवर्स हो जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा आपका? 1 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द रीजन ऑफ वेरी ब्लैक स्मोक इन द डीजल इंजन। पहला ऑप्शन है आपका यूजिंग फ्यूल एट लो C10 नंबर। देखिए ये क्वालिटी ऑफ फ्यूल बताता है, बिल्कुल कंबशन पे इसका इफेक्ट पड़ता है। अगर हाई क्वालिटी का यूज करोगे कंबशन अच्छा होगा, लो क्वालिटी का यूज करोगे कंबशन खराब होगा। बट इतना खराब नहीं हो जाएगा कि एकदम से स्मोक ब्लैक हो जाएगा। ब्लैक का मतलब है कि कंबशन हो ही नहीं रहा है, बहुत मतलब पार्शियल कंबशन हो रहा है। तो क्यों होगा? आपने ओवरलोडिंग कर दिया है, ओवरलोडिंग की वजह से ऐसा होता है। या फिर बहुत रिच एयर फ्यूल मिक्सचर्स आप सप्लाई कर रहे हो जिसके वजह से उतना ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं हो पा रही है और बर्निंग ही नहीं हो पा रहा है, कुछ बिना बर्न किए हुए बाहर आ रहे हैं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? सेकंड हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 79, प्रेजेंटली द एमिशन स्टैंडर्ड इन द 4 व्हील पेट्रोल व्हीकल इन राजस्थान 2013 में ये पेपर हुआ था, उसके हिसाब से पूछा गया है। अभी पूरे देश में जो BS6 है वो चल रहा है, ठीक है। BS5 हमने अप्लाई नहीं किया। BS3 की बात करें तो BS3 लगा था अक्टूबर 2010 में। BS4 की बात करें तो BS4 लगा था अप्रैल 2016 में। और BS6 की बात करें तो लगा था अप्रैल 2020 में। तो ये ध्यान रख लेना आप, मे भी आपसे पूछ ले।
BS2 BS4 इंजन पे मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है कि क्या दोनों के इंजन में डिफरेंस होता है। देखना चाहते हो, इंटरेस्टेड हो तो सर्च करना है डिफरेंस बिटवीन BS6 एंड BS4 इंजन। मनु एकेडमी आपको वो वीडियो मिल जाएगी। इंटरेस्टिंग वीडियो है, जरूर देखिए। पोल्यूशन का कंपैरिजन है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 80 है। भाई बोलते बोलते ऐसा लग रहा है ना कि मुंह में दर्द हो गया है। पहला क्या रखा है, स्मोक मेजर करते हैं भैया हम, ये बेसिकली बोच स्मोक मीटर से, नाम से भी पता चल रहा है। एमिशन मेजर करते हैं हम इन भाई साहब से, तो आप देख लो, फर्स्ट का R हो जाएगा, सेकेंड का आपका S हो जाएगा। ये सारे चीजें आपको पहले से भी पता होगी, नहीं पता होगी तो कुछ का तो आपको पता ही होगा। एयर कंजप्शन, एयर बॉक्स, फ्यूल कंजप्शन, ये ब्यूरेट, ठीक है। तो ये सारा ऑप्शन हो जाएगा। मैच कर लेना, पहला वाला ही मुझे लग रहा है मैच कर रहा है, सेकेंड का S, थर्ड का Q, बिल्कुल मैच कर गया, तो ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 81 है। यहाँ पे मेंशन कर रखा है कि वो कौन सा स्मोक मीटर है जिसमें क्या लगा होता है, एक लाइट सोर्स एंड एक फोटो सेल। तो वो है हेरिटेज स्मोक मीटर। बेसिकली जो ये हेरिटेज वाली यूनिट होती है ना, इसी में स्मोक एब्जॉर्ब होता है। तो ऑप्शन सेकेंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 82 है। व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द पावर ट्रांसमिशन इन द फ्रंट इंजन ट्रांसवर्स माउंट। एक तो लॉन्गिट्यूडनल हो सकता है, एक ट्रांसवर्स माउंट हो सकता है, एक तो इंजन ऐसे माउंट रहेगा या तो ऐसे माउंट रहेगा, ठीक है। फ्रंट व्हील ड्राइव कौन सा होगा, मतलब यहाँ पे मैंने डायग्राम दिखाया हुआ, वेरी सिंपल। देखो, रेयर व्हील का कुछ इस तरीके से होता है, फ्रंट व्हील ड्राइव का कुछ इस तरीके से दिया जाता है। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपका, 1 हो जाएगा ना। क्लच, गियर बॉक्स, डिफरेंशियल देन ड्राइव एक्सल, ठीक है। क्लच, गियर बॉक्स, डिफरेंशियल देन ड्राइव एक्सल, वेरी सिंपल। यहां पे आएगा तो बीच में एक प्रोपेल सॉफ्ट भी आ जाएगी। चलिए नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 83 हैं कि बेसिकली जग्ड कब होगा। आपकी गाड़ी आप चला रहे हो और मान लीजिए एक व्हील आपकी आगे जा रही है, एक व्हील आपकी पीछे जा रही है, तो डेफिनेटली आप जर्क व्हील करोगे, ठीक है। तो ऑप्शन यहाँ पे कौन सा हो जाएगा आपका, 2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 83, इसीलिए हम डिफरेंशियल भी यूज करते हैं कि एक ज्यादा डिफरेंस टर्निंग के लिए बेसिकली यूज करते हैं कि एक ज्यादा कर ले, कम कर ले, ताकि प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि जो इनर साइड होती है उसको कम डिस्टेंस लेवल करना होता है। क्वेश्चन नंबर 84 है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ट्रांसफर केस इज यूज, मतलब जो आपकी 4 व्हील ड्राइव होती है ना उसमें। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा यहाँ पे आपका, 2 हो जाएगा। कुछ इस तरीके से ये है आपके ट्रांसफर केस, जिसमें चारों व्हील को ड्राइव करना होता है ना। आप 2 व्हील को ड्राइव कर सकते हो, 4 व्हील को ड्राइव कर सकते हो, 4 में से 2 को कर सकते हो, 6 में से 2 को कर सकते हो, जैसा भी आपकी मर्जी है, डिपेंड अपॉन द यूजेज। जनरली अब जो 4 व्हीलर आती हैं वो 4 व्हील ड्राइव होती हैं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका, 2 हो जाएगा। क्वेश्चन 85, विच टाइप ऑफ रेयर एक्सल इज यूज्ड इन द हैवी व्हीकल। किस टाइप का यूज किया जाता है, तो दैट इज द फुल्ली फ्लोटिंग होता है। फायदा क्या है, फ्लोटिंग से समझ में आ रहा है ना। यहां पे फ्लोटिंग का मतलब है लोड आता ही नहीं है इसके ऊपर, लोड ऊपर फ्लोट करता रहता है। एक्सल फ्री पावर्ड होता है, जिससे आसानी से हमारा मूव करता रहता है वो। तो इसलिए चूंकि हैवी व्हीकल्स हैं, उसका लोड सपोर्ट अलग से देते हैं, वहां पे हम फ्लोटिंग एक्सल का यूज करते हैं। तो मतलब यहां पे इसका काम होता है कि केवल और केवल जो आपका टॉर्क होता है उसी को डिफरेंशियल से व्हील तक ट्रांसमिट करता है, और कोई काम नहीं करता है एक्सल, लोड बियर नहीं करता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 86 है। टाटा नैनो कार, आप सभी को पता होगा कि टाटा का जो इंजन था ना वो बैक साइड में लगा हुआ था, इसीलिए कई सारे केसेस भी आ गए, क्योंकि कूलिंग का प्रॉब्लम होगा ना यार। एयर का डायरेक्शन फ्रंट से आ रहा होगा, अपने इंजन बैक में लगा दिया तो कई गाड़ियों में आग लग गई थी। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कूलिंग की वजह से ही लगा हुआ था, क्योंकि एफिशिएंट सिस्टम लगाया जाता है कूलिंग के लिए, बट एक रीजन वो हो सकता है। तो ए ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे आपका बेसिकली 86 का आपका ऑप्शन हो जाएगा 3। रेयर इंजन रेयर व्हील ड्राइव, पीछे भी लगाया गया था इंजन और रेयर व्हील ड्राइव थी ये। क्वेश्चन नंबर 87, व्हेन द व्हीकल इज नेगोटिएटिंग इन द टर्न इनसाइड द डिफरेंशियल। तो यहाँ पे जो प्लैनेट होते हैं कुछ इस तरीके से ये दिखते हैं, तो अपोजिट साइड में दोनों मूव करते हैं ना। ये सन गियर हो गई, ये प्लैनेट हो गए आपके, तो किस में मूव करेंगे, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में। तो ऑप्शन का हो जाएगा 87 का 4, बोथ प्लैनेट गियर मूव इन द डायरेक्शन अपोजिट टू ईच अदर, ठीक है।
और डिफरेंशियल का काम क्या होता है, पहले मैंने बताया कि इनर जब कहीं पे लेफ्ट राइट टर्निंग हो रही है तो जो आउटर व्हील होगी वो ज़्यादा ट्रेवल करेगी डिस्टेंस, इनर कम करेगी। अगर डिफरेंशियल नहीं होगा, दोनों को अलग अलग पावर नहीं सप्लाई किया जाएगा तो क्या हो जाएगा, स्कीडिंग होगी ना। क्वेश्चन नंबर 88, व्हाट इज द मेन एडवांटेज ऑफ इन्वर्टेड टूथ चेन। इसमें से उसका मेन एडवांटेज क्या है, तो दैट इज द नॉइसलेस रनिंग। यहाँ पे जो मेन एडवांटेज है नॉइस, बाकी का पावरफुल भी होता है, स्मूथ भी होता है, स्ट्रेंथ भी ठीक ठाक होती है, रेजिस्टेंस कैपेसिटी भी होती है, बट पर्पज होता है कि जो पावर ट्रांसमिशन हो वो स्मूथ हो, कुछ इस तरीके से ये दिखता है। क्वेश्चन नंबर 89 है आपका, सिंपल क्वेश्चन है, इसको आप सभी लोग कर पाओगे। टाउ इक्वल टू टी आर बाई जे, टी आर बाई जे आपको दोनों को कंपेयर कर लेना है। एक का जो डायमीटर आपको दे रखा है d/2 दे रखा है, मतलब हाफ कर दिया है, तो एक नीचे 16 आएगा, 16 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा, 8 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, 8 टाइम हो जाएगा। कैलकुलेशन है, आप लोग कर पाओगे, ठीक है। सिंपल फार्मूला है, जे को क्या करना है, इक्वेट कर देना है, मैक्सिमम जो का स्ट्रेस है उसको इक्वेट कर देना है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 90, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इंटेंसिव प्रॉपर्टी। इनमें से कौन सा है स्पेसिफिक। जितनी भी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती हैं अगर उसमें मास का डिवाइड कर दिया तो क्या बन जाती है, इंटेंसिव बन जाती हैं। 91 क्वेश्चन है, द व्हीकल राइड विल बी कंफर्टेबल। कब कंफर्टेबल होगा, जब आपका जो अनस्पंग वेट होता है वो मिनिमम होगा। ये कौन सा वेट, जिसको सस्पेंशन वियर नहीं करता है, सस्पेंशन से नीचे लगा होता है ना, ये पूरा वेट व्हील में, व्हील के साथ जो लगा होता है, क्योंकि इसके ऊपर सस्पेंशन होता है। बाकी जो वेट है वो कम ज़्यादा रहेगा, उसके वजह से वाइब्रेशन आएगा, सस्पेंशन उसको एब्जॉर्ब कर लेगा, आपके ऊपर नहीं जाने देगा। बट ये क्या है, इनको कौन ऑब्जॉर्व करेगा ना, तो इनके वजह से प्रॉब्लम होती है, तो ये ऑप्शन हो जाएगा आपका सेकंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 92, विथ विच आपको यहाँ पे नजर भी आ रहा है, मैकफर्सन है, ज़्यादा स्पेस दिखता है, इसमें कम स्पेस दिखता है ना, सबसे ज़्यादा स्पेस दिखता है मैकफर्सन में, तो ऑप्शन हो जाएगा 2, ठीक है। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन नंबर 93 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्लच इज जनरली यूज्ड इन मोटरसाइकिल। तो मल्टी डिस्क होता है, वेट टाइप होता है। वेट टाइप का मतलब लुब्रिकेंट भेजते हैं, मल्टी क्लच है मतलब क्लच को क्या करते रहते हैं हम, मिला देते हैं ना, मल्टी प्लेट्स लगा के उसको इस तरीके से मर्ज करते हैं और बीच में कोशिश करते हैं कि लुब्रिकेंट रहे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 94, आउट ऑफ द फॉलोइंग विच एक्शन टेक प्लेस इन द क्लच व्हेन द क्लच पैडल इज डिप्रेस। मतलब आपने क्लच पैडल को दबा दिया, क्या होता है भाई, डिसएंगेजमेंट होता है ना। अगर आपने क्लच पैडल को छोड़ा हुआ है तो इंगेज रहेगा, आपका इंजन पावर ट्रांसमिट करता रहेगा थ्रू फ्लाईव्हील। जैसे ही आपने दबाया, प्रेशर प्लेट पीछे हो जाएगी, फ्लाईव्हील से अवे मूव कर जाएगी और आपका पावर कंटिन्यूअस जो पावर है वो डिसकंटिन्यू हो जाएगा। पावर आपका इंजन प्रोड्यूस करेगा बट वो आपके जो व्हील है वहां तक नहीं पहुंचेगा, क्योंकि डिसएंगेजमेंट हो जाएगा। इसको ऐसे दबा दोगे इधर आ जाएगा, ठीक है। तो क्या ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे आपका 93 का ऑप्शन हो जाएगा 3, प्रेशर प्लेट मूव अवे फ्रॉम द फ्लाईव्हील। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंक्लूड एंगल इज इक्वल टू। इंक्लूड एंगल किसके इक्वल टू होता है, कैम्बर और स्टीयरिंग एक्सिस इंक्लाइनेशन के। यहाँ पे आप देख भी पाओगे, ये आपका एंगल है इंक्लाइनेशन वाला और ये आपका पूरा इंक्लूड एंगल है। यहाँ से हम ये मेजर करते हैं, ये एंगल कौन सा कहलाता है, कैम्बर एंगल कहलाता है ना। इसको आगे पीछे ले जाएंगे तो वो कैस्टर बन जाता है, साइड टू साइड करेंगे तो कैम्बर बन जाता है। ध्यान रखना इन सारी चीज़ों का। तो बेसिकली ये दोनों का समेशन होता है ना, इसका और इसका समेशन होता है इंक्लूड एंगल, ठीक है। आपसे पूछा क्या है, इंक्लूड एंगल ही पूछा है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका सेकेंड हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, स्टीयरिंग मैकेनिज्म ऑफ द कार शुड बी सेमी रिवर्सिबल। अब आप कहोगे पूरा रिवर्सिबल कर लो। देखो रिवर्सिबल का मतलब ये होता है कि नीचे से जो जर्क आ रहा है आपका रोड पर, वो कितना ट्रांसफर हो रहा है आपके स्टीयरिंग के थ्रू। अगर रिवर्सिबल होगी, बार बार जर्क को ट्रांसफर होता रहेगा, अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आते रहेंगे ट्रांसफर, तो आपको कंफर्ट नहीं मिलेगा ना, आपकी स्टीयरिंग हिलती रहेगी। इसीलिए उसे हम सेमी रिवर्सिबल बनाते हैं, थोड़ी सेंसिटिविटी उसकी कम रहे ना आपके उसके। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका सेकंड। चलिए 97, इफ द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ द इंक्लूड एंगल इज लोकेटेड अबव द रोड सरफेस द टेंडेंसी ऑफ द फ्रंट व्हील विल बी टो इन। कैसे, देखो ऐसे, यहां पे तो ये मैंने आपको दिखाया था वैसे स्ट्रेट लाइन हो गया ना, ये हो गया जीरो। क्या हो गया आपका, कौन सा, कैम्बर एंगल हो गया जीरो, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, टो इन करेगा, टो इन। देखो ये इधर दिख रहा है, ये इधर दिख रहा है, ठीक है। जब दोनों पास आते हैं तो टो इन, ये वाली डिस्टेंस घटती है दो व्हील के बीच में तो टो इन होता है, बढ़ती है तो टो आउट होता है।
तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका 97 का 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 98 है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच। क्लच, डायफ्रागम स्प्रिंग होती है, स्टीयरिंग गियर बॉक्स, अरे भैया यही दोनों तो होते हैं तभी तो स्टीयरिंग चलती है, ट्रांसमिशन बेवल भैया हेलिकल बेवल सब होती हैं, तो ठीक है ये ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका गलत। जनरली हेलिकल गियर्स का हम वहां पे यूज करते हैं, ये तो सही है। तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे 3 क्या पूछा गया आपसे, नॉट करेक्टली मैच ना, तो ये सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, डबल डी क्लचिंग इज नेसेसरी व्हेन चेंजिंग द गियर इन सिंक्रोनाइज गियर बॉक्स। नहीं, अनसिंक्रोनाइज ना, अनसिंक्रोनाइज में हम इसका यूज करते हैं, यूज मैनुअली जहां पे होता है और अनसिंक्रोनाइज होता है, तो ये ऑप्शन आपका गलत है और यहां पे फॉल्स ही पूछा है आपसे, तो पहला ऑप्शन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सही है। ठीक है, ऑल गियर इन कांस्टेंट मेश गियर टाइप इज पर, ना भैया ये जरूरी थोड़ा यार, हेलिकल भी होते हैं आपने देखे ही होंगे, तो ये भी बेसिकली गलत कह रहे हैं, बट एज पर क्वेश्चन सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। मैक्सिमम वियर टीयर टेक प्लेस इन द स्लाइडिंग मेश, बिल्कुल जहां पे स्लाइडिंग होगा वहां पे तो टीयर होगा ही, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, तो ऑप्शन 1 इज करेक्ट। चलिए आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट इज नॉट माउंट ऑन द ब्रेक प्लेट। इसमें से कौन सा माउंट नहीं होता है, तो वो होता है मास्टर सिलेंडर, बाकी तो सब होता है। मास्टर सिलेंडर भाई मास्टर नाम ही है, वो सबको कंट्रोल करता है ना, किसी एक को कंट्रोल नहीं करता है। ठीक है, सब जगह फ्लूइड सप्लाई करना इसका काम रहता है। तो दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। यहां तक आए हैं तो बिना लाइक किए नहीं जाना, कमेंट करके बताइए कैसा लगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, गुड लक।